मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चौगढ़ टाइगर का ये लास्ट पार्ट है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि मैं पूरी सावधानी के साथ जंगल में कई मील चल चुका था, लेकिन जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और चट्टानें दिखाई दी, मुझे पता चल गया कि वहां मेरे लिए खतरा है। कुछ ही मिनटों बाद काकड़ की चेतावनी भरी आवाज और मेरे पैरों के निशानों के ऊपर उस आदमखोर बाघिन के पंजों के निशान मिलने से इस बात की पुष्टि हो गई कि वह मेरा पीछा कर रही है। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट आगे कहते हैं कि जो मेरे पाठक अब तक मेरी कहानी सुनते रहे हैं, उन्हें मैं उस बाघिन के साथ हुई अपनी पहली और आखिरी मुलाकात के बारे में साफ साफ और विस्तार से बताना चाहता हूं। यह मुलाकात अप्रैल 1930 में दोपहर के समय हुई थी, जब मैं काला अगर 19 दिन से था। उस दिन दोपहर 2 बजे मैं अपने 3 भैंसों को जंगल की सड़क के किनारे चुनिंदा जगहों पर बांधने निकला था। बंगले से 1 मील दूर, जहां सड़क एक पहाड़ी कगार को पार करके काला अगर रेंज के उत्तरी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की ओर जाती है, मुझे लोगों का एक बड़ा समूह मिला जो जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। उस समूह में एक बूढ़ा आदमी था, जिसने पहाड़ी के नीचे जहां हम खड़े थे वहां से लगभग 500 गज दूर ओक के छोटे पेड़ों की एक घनी झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसी झाड़ी में 1 महीना पहले आदमखोर बाघ ने उसके इकलौते बेटे, जो 18 साल का था, उसे मार डाला है। मैंने उस लड़के की मौत के बारे में पिता का पक्ष नहीं सुना था, इसलिए सड़क के किनारे बैठकर धूम्रपान करते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहां लड़का मारा गया था और जहां अगले दिन उसके शरीर के बचे खुचे हिस्से मिले थे। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे की मौत के लिए उस दिन लकड़ी इकट्ठा करने गए 25 लोगों को दोषी ठहराया। उसने बहुत कड़वाहट के साथ कहा कि वे लोग भाग गए और उसके बेटे को बाघ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास बैठे कुछ लोग उसी 25 लोगों के समूह में शामिल थे। उन्होंने लड़के की मौत की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और उस बूढ़े आदमी पर ही भगदड़ मचाने का आरोप लगा दिया। लोगों ने कहा कि उसी ने चिल्लाकर कहा था कि उसने बाघ की गुर्राहट सुनी है और सबको अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहा था। इससे बूढ़ा आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम लोग बड़े बड़े आदमी हो और वह तो बस एक लड़का था। तुम लोग भाग गए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ऐसे सवाल क्यों पूछे जिनसे इतनी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। उस बुजुर्ग को शांत करने के लिए मैंने कहा कि मैं अपनी एक भैंस उस जगह के पास बांध दूंगा जहां उनके बेटे की हत्या हुई है। फिर 2 भैंसें उस दल को सौंप दी ताकि वे बंगले पर ले जा सके और मैं आगे चल पड़ा। मेरे पीछे मेरे 2 आदमी थे, एक और भैंस को लेकर चल रहे थे। हम जहां बैठे थे वहीं पास से एक पगडंडी नीचे घाटी की ओर जाती थी और टेढ़ी मेढ़ी होकर सामने चीड़ के पेड़ों से ढकी ढलान पर चढ़ती हुई 2 मील आगे जंगल की सड़क से मिलती थी। यह रास्ता
जमीन के एक खुले हिस्से के पास से गुजरता था जो ओक के पेड़ों के उस झुरमुट से सटा हुआ था जहां उस लड़के की जान गई थी। जमीन के इस टुकड़े पर जो लगभग 30 वर्ग गज का था, चीड़ का एक अकेला छोटा पेड़ था। मैंने उसे काट दिया। मैंने भैंस को कटे हुए पेड़ के ठूंठ से बांधा, एक आदमी को उसके लिए घास काटने के लिए लगाया और दूसरे आदमी माधो सिंह को, जिसने पहले विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाली रेजिमेंट में सेवा की थी, उसे एक ओक के पेड़ पर चढ़ने को कहा। उसे हिदायत दी कि वह अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से सूखी टहनी पर चोट करे और जोर जोर से आवाज लगाए, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी लोग अपने मवेशियों के लिए पत्ते काटते समय करते हैं। फिर मैं उस खुली जगह के निचले किनारे पर मौजूद लगभग 4 फीट ऊंची चट्टान पर जा बैठा। चट्टान के आगे पहाड़ी तेजी से नीचे घाटी की ओर ढलान बनाती थी और वहां घने पेड़ और झाड़ियां थी। जमीन पर मौजूद आदमी घास काटकर कोई चक्कर लगा चुका था और पेड़ पर बैठा माधो सिंह कभी जोर से चिल्लाता तो कभी जोश में गाता, जबकि मैं चट्टान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। कुछ मिनटों के बाद मैंने पहाड़ी के नीचे सूखी टहनी टूटने की आवाज सुनी। इसके बाद मेरी बेचैनी और तनाव खत्म हो गया। एक मौका हाथ से निकल गया था, लेकिन अभी भी गोली चलाने का अच्छा मौका था, क्योंकि वह जल्द ही वापस आती और जब उसे हम नहीं मिलते तो शायद वह भैंसे को मारकर ही संतुष्ट हो जाती। दिन की रोशनी अभी भी 4-5 घंटे बाकी थी और घाटी पार करके सामने वाली ढलान पर चढ़कर मैं उस पूरी पहाड़ी को देख सकता था जहां भैंसा बंधा हुआ था। अगर मुझे गोली चलाने का मौका मिलता तो वह 200 से 300 गज की दूरी से होता, लेकिन मेरे पास जो 0.275 राइफल थी वह सटीक थी और अगर मैं बाघिन को घायल भी कर देता तो मुझे खून के निशान मिल जाते जिनका पीछा किया जा सकता था। यह हजारों वर्ग मील के जंगल में उसे ढूंढने से कहीं बेहतर होता, जैसा कि मैं कई महीनों से कर रहा था। मैंने भैंसे को ठूंठ से इस तरह बांधा कि बाघिन उसे न ले जा सके। फिर मैं खुली जगह से हटकर रास्ते पर वापस आ गया ताकि मैं अपनी योजना पर अमल कर सकूं, यानी सामने वाली पहाड़ी से गोली चलाने की कोशिश करना। रास्ते पर लगभग 100 गज आगे बढ़ने पर मुझे एक खाई मिली। इसके दूसरी तरफ रास्ता घनी झाड़ियों में जा रहा था और 2 आदमियों के साथ घनी झाड़ियों में जाना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने खाई के रास्ते जाने का फैसला किया। मैं खाई के साथ साथ नीचे घाटी तक गया, फिर घाटी से ऊपर चढ़कर झाड़ियों के दूसरी तरफ वापस रास्ते पर आ गया। वह खाई लगभग 10 गज चौड़ी और 4-5 फीट गहरी थी। जैसे ही मैं उसमें नीचे उतरा, एक नाइट जार उस पत्थर से उड़ गया जिस पर मैंने अपना हाथ रखा था। जहां से वह पक्षी उड़ा था वहां मैंने 2 अंडे देखे। भूसे जैसे रंग और गहरे भूरे धब्बों वाले ये अंडे बहुत अजीब आकार के थे। एक लंबा और बहुत नुकीला था, जबकि दूसरा कंचे की तरह गोल था। चूंकि मेरे कलेक्शन में नाइट जार के अंडे नहीं थे, इसलिए मैंने इन अजीब अंडों को भी उसमें शामिल करने का फैसला किया। मेरे पास अंडों को ले जाने के लिए कोई डब्बा या बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने अपने बाएं हाथ की हथेली को प्याली की तरह बनाया
उसमें अंडे रखे और उनके चारों ओर थोड़ी काई भर दी। वहां 30 या 40 फीट ऊंचे बड़े पत्थरों का ढेर था। जिस रेतीली जमीन पर हम खड़े थे वह लगभग 40 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी थी। इस रेतीली जगह के निचले सिरे पर चीड़ का एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जिसने उस खाई का रास्ता रोक दिया था। इसी रुकावट की वजह से रेत का जमाव हो गया था। गिरे हुए पेड़ से 12 या 15 फीट की दूरी पर पत्थरों की वह दीवार खत्म हो रही थी। जैसे ही मैं पत्थर के उस सिरे के पास पहुंचा तो किस्मत से मैंने देखा कि रेतीली जमीन पत्थर के पीछे की तरफ भी जा रही थी। जिस पत्थर के बारे में मैंने इतनी बातें कही हैं उसे मैं सबसे अच्छे ढंग से एक विशाल स्कूल स्लेट की तरह बता सकता हूं। यह नीचे की तरफ 2 फीट मोटा था और अपनी एक लंबी भुजा पर लगभग सीधा खड़ा था। जैसे ही मैं उस विशाल स्लेट नुमा पत्थर से आगे बढ़ा मैंने अपने दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा और सीधे बाघिन के चेहरे पर नजर डाली। मैं चाहता हूं कि आप उस स्थिति को अच्छी तरह समझ लें। पत्थर के पीछे की रेतीली जमीन काफी समतल थी। उसके दाहिनी ओर 15 फीट ऊंची चिकनी स्लेट नुमा चट्टान थी जो थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी। बाईं ओर लगभग 15 फीट ऊंचा कटा फटा और ढलान वाला किनारा था जिसके ऊपर कांटेदार झाड़ियों का घना जाल फैला हुआ था। इसके दूर वाले सिरे पर एक ढलान थी जो वैसी ही थी लेकिन उससे थोड़ी ऊंची थी जिस पर से मैं फिसल कर नीचे आया था। इन 3 प्राकृतिक दीवारों से घिरी रेतीली जमीन लगभग 20 फीट लंबी और उससे आधी चौड़ी थी और उस पर बाघिन लेटी हुई थी। उसके अगले पंजे आगे की ओर फैले हुए थे और पिछले पैर शरीर के नीचे अच्छी तरह मुड़े हुए थे। उसका सिर जो पंजों से कुछ इंच ऊपर उठा हुआ था मुझसे 8 फीट की दूरी पर था और उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी किसी कुत्ते के चेहरे पर तब दिखती है जब वह लंबे समय बाद घर लौटने पर अपने मालिक का स्वागत करता है। मेरे मन में 2 विचार तेजी से आए। एक तो यह कि पहली चाल मुझे ही चलनी थी और दूसरा यह कि वह चाल इस तरह चलनी थी जिससे बाघिन डरे नहीं या घबरा न जाए। राइफल मेरे दाहिने हाथ में थी और छाती के यार पार तिरछी रखी थी। उसका सेफ्टी कैच खुला हुआ था। बाघिन पर निशाना साधने के लिए राइफल की नली को घुमाकर 3/4 घेरा बनाना पड़ता। एक हाथ से राइफल को घुमाने की हरकत बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से पता चलने लायक तरीके से शुरू हुई। जब राइफल ने 1/4 चक्कर पूरा किया तो उसका पिछला हिस्सा मेरे दाहिने हिस्से से टकराया। अब मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाना जरूरी था और जैसे ही स्टोक मेरे शरीर से आगे निकला घुमाने की हरकत बहुत धीरे धीरे जारी रही। अब मेरा हाथ पूरी तरह फैला हुआ था और राइफल का वजन महसूस होने लगा था। राइफल का अगला सिरा बस थोड़ा और घुमाना बाकी था और वह बाघिन जिसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें मेरी आंखों से नहीं हटाई थी अब भी चेहरे पर खुशी के भाव के साथ मेरी ओर देख रही थी। राइफल को 3/4 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा
यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। बाघिन की आंखों में देखते रहने और इस वजह से बैरल की हरकत पर नजर न रख पाने के कारण मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ सुन्न हो गया हो और राइफल को घुमाने की यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि आखिरकार यह हरकत पूरी हो गई और जैसे ही राइफल बाघिन के शरीर की ओर हुई, मैंने ट्रिगर दबा दिया। उस तंग जगह में गोली चलने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी और मुझे राइफल के झटके का एहसास हुआ और गोली चलने के ये ठोस सबूत न होते तो गोली के तुरंत असर को देखते हुए मुझे ऐसा लग सकता था कि मैं किसी ऐसे भयानक सपने में फंसा हूं जिसमें नाजुक मौके पर राइफल से गोली नहीं चलती और ट्रिगर बेकार में दबाए जाते रहते हैं। कुछ पल के लिए बाघिन बिल्कुल स्थिर रही और फिर बहुत धीरे धीरे उसका सिर उसके फैले हुए पंजों पर झुक गया, जबकि उसी समय गोली लगने वाली जगह से खून की धार निकलने लगी। गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को घायल कर दिया था और उसके दिल के ऊपरी हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। मेरे पीछे कुछ गज की दूरी पर चल रहे दो आदमी जो चट्टान की मोटाई के कारण बाघिन से अलग थे, मुझे रुकते और अपना सिर घुमाते देख वहीं रुक गए। उन्हें सहज ही पता चल गया था कि मैंने बाघिन को देख लिया है और मेरे व्यवहार से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि वह पास ही है। बाद में माधो सिंह ने कहा कि वह मुझे आवाज देकर कहना चाहते थे कि मैं अंडे नीचे रख दूं और दोनों हाथों से राइफल पकड़ लूं। जब मैंने गोली चला दी और राइफल की नोक को अपने पैरों की तरफ नीचे किया तो माधो सिंह इशारा मिलते ही उसे लेने के लिए आगे आया, क्योंकि अचानक ही मेरे पैरों में मुझे संभालने की ताकत नहीं रही। इसलिए मैं पास ही गिरे हुए पेड़ के पास गया और बैठ गया। उसके पंजों को देखने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि यह वही चौगढ़ की बाघिन है जिसे मैंने मृत्यु लोक भेज दिया था और जिन दांतों ने उसे 64 इंसानों की जिंदगी की डोर को काटने में मदद की थी। हालांकि जिले के लोग यह संख्या इससे दोगुनी बताते थे। उन्हीं दांतों ने जब शिकार उसके काबू में था खुद उसी की जिंदगी की डोर काट दी थी। 3 बातें जो आपको मेरे नुकसान की लग सकती है और असल में मेरे फायदे की थी, ये थी मेरे बाएं हाथ में अंडे, मेरे पास मौजूद हल्की राइफल और बाघिन का आदमखोर होना। अगर मेरे हाथ में अंडे न होते तो मेरे दोनों हाथ राइफल पर होते। जब मैं पीछे मुड़कर बाघिन को इतने पास देखता तो मैं बिना सोचे समझे उसकी तरफ मुड़ने की कोशिश करता। इससे वह उछल पड़ती और मुझ पर हमला कर देती। साथ ही अगर राइफल हल्की न होती तो मैं उसे उस तरह नहीं घुमा पाता जैसे घुमाना जरूरी था और फिर अपने हाथ को पूरा फैलाकर गोली नहीं चला पाता। आखिर में अगर वह बाघिन आम बाघिन होती और आदमखोर न होती तो फंसा हुआ महसूस करके वह बाहर निकलने की कोशिश करती और मुझे रास्ते से हटा देती। बाघ के रास्ते से हटाए जाने का नतीजा अक्सर जानलेवा होता है। जब कुछ लोग घूमकर पहाड़ी पर भैंस को छुड़ाने और रस्सी लेने गए तो मैं चट्टानों के ऊपर चढ़कर घाटी में गया ताकि अंडे उनकी असली मालकिन को लौटा सकूं। मैं मानता हूं कि मैं भी अपने साथी शिकारियों की तरह अंधविश्वासी हूं। पूरे 1 साल के दौरान 3 लंबे दौरों में मैंने उस बाघिन का शिकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
अब अंडे उठाने के कुछ ही मिनटों बाद मेरी किस्मत बदल गई थी। अंडे जो इतने समय तक मेरे बाएं हाथ की हथेली में सुरक्षित रहे थे, अभी भी गर्म थे। जब मैंने उन्हें चट्टान के उस छोटे से गड्ढे में वापस रखा जो घोंसले का काम कर रहा था, और जब मैं आधे घंटे बाद फिर वहां से गुजरा तो वे अंडे उस मां के नीचे से गायब हो चुके थे जो उन पर बैठी थी। उसका रंग चट्टान के धब्बेदार रंग से इतना मिलता जुलता था कि मेरे लिए, जिसे घोंसले की सही जगह पता थी, उसे आसपास की चीजों से अलग पहचानना मुश्किल था। महीनों की देखभाल के बाद वह भैंसा इतना पालतू हो गया कि कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलता था। वह भी उन लोगों के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे आया। उसने बाघिन को सूंघा और रेत पर लेटकर आराम से जुगाली करने लगा, जबकि हमने बाघिन को उस मजबूत लठे से बांध दिया था जिसे उन लोगों ने काटा था। मैंने माधो सिंह को मदद के लिए बंगले पर वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह और उसका साथी आदमखोर बाघिन को ले जाने का श्रेय किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते थे, और उसने कहा कि अगर मैं हाथ बटाऊं तो बीच बीच में आराम करते हुए यह काम बहुत मुश्किल नहीं होगा। हम तीनों हठे कठे आदमी थे। दो तो बचपन से ही भारी बोझ उठाने के आदी थे, और हम तीनों ही मुश्किल हालात में जीने के कारण मजबूत हो चुके थे। फिर भी हमने जो काम हाथ में लिया था वह बहुत ही मुश्किल था। जिस रास्ते से हम नीचे आए थे वह उस लंबे लौठे के लिए बहुत संकरा और घुमावदार था जिस पर बाघिन बंधी थी। इसलिए सांस लेने और कंधे की मांसपेशियों में लौठे के चुभने से बचने के लिए पैर को ठीक करने के लिए बार बार रुकते हुए हम रास्पबेरी और कांटेदार झाड़ियों के बीच से सीधे पहाड़ी पर ऊपर चढ़े। उन झाड़ियों के कांटों में हमारे कपड़ों के कुछ हिस्से और शरीर की थोड़ी खाल भी फंस कर रह गई, जिससे कई दिनों तक नहाना भी बहुत दर्दनाक काम बन गया। आसपास की पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी अभी भी पड़ रही थी जब तीन बेतरतीब और बहुत खुश आदमी, जिनके पीछे एक भैंसा चल रहा था, बाघिन को काला आगर फॉरेस्ट बंगले तक ले गए। उस शाम के बाद से आज तक पहाड़ों और घाटियों के उस सैकड़ों वर्ग मील के इलाके में किसी भी इंसान की न तो जान गई और न ही कोई घायल हुआ, जहां 5 साल तक चौगढ़ की बाघिन का आतंक था। मैंने पूर्वी कुमाऊं के उस नक्शे पर एक और क्रॉस और तारीख जोड़ दी है जो मेरे सामने दीवार पर टंगा है। यह क्रॉस और तारीख उस आदमखोर बाघिन के नाम है। यह क्रॉस काला यागर से 2 मील पश्चिम में है और इसके नीचे अप्रैल 1930 की तारीख लिखी हुई है। बाघिन के पंजे टूटे हुए और फैले हुए थे। इसका एक नुकीला दांत टूटा हुआ था और सामने के दांत घिसकर हड्डी तक पहुंच गए थे। इन्हीं कमियों ने उसे आदमखोर बना दिया था। यही वजह थी कि जब से उसके उस बच्चे की मदद छीन गई थी, जिसे मैंने अपनी पहली यात्रा के दौरान गलती से गोली मार दी थी, तब से वह जिन भी इंसानों पर हमला करती थी उनमें से ज्यादातर को वह अपनी कोशिश से तुरंत मार नहीं पाती थी। मित्रों, ऐसे हुआ द चौगढ़ टाइग्रिस का अंत। फिर मिलते हैं
किसी और आदमखोर की कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।